हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन रीड टू लर्न एट टेक फैमिली। बच्चों, आज से हम एक नई सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम 12th क्लास का जितना भी केमिस्ट्री का सिलेबस है, इंक्लूडिंग फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरे सिलेबस का हम रिवीजन कराएंगे। हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेनिफिशियल होगा उन बच्चों को जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, एज वेल एज इट वुड आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज जेईई एग्जामिनेशन। तो उनके लिए भी ये सीरीज बहुत फायदेमंद होगी, जिसमें हम डिफरेंट वीडियोस की फॉर्म में आपके सामने पूरा सिलेबस का रिवीजन कराएंगे, प्लस साथ में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी देखेंगे, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी देखेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। हम आज से पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम आपका लिक्विड सॉल्यूशन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी, तो उसी चैप्टर से आज हम इस सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट चैप्टर इज एक्चुअली केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर है बच्चों हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्यूशन ही हम जनरल टर्म में कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इस पूरे सॉल्यूशन के इस चैप्टर के अंदर बात होगी वो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही हमारी बात होगी। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज मेंड बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है और सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारी हो सकती है। तो हम स्लाइड के थ्रू आपको इसको बताते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें बच्चों, सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है कि इट इज होमोजीनस मिक्सचर, इट इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस। दो या उससे ज्यादा, अगर दो कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर तो बाइनरी सॉल्यूशन होगा, और अगर उससे तीन कंपोनेंट है तो टर्नरी सॉल्यूशन होगा। उससे ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो रिलाई करते हैं वो ज्यादा वो बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर ही क्वेश्चन हमारे ज्यादा बनता है। तो होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और more pure substance whose composition may be altered within certain limit, whose composition may be altered within certain limit। अच्छा, बहुत सारी डेफिनेशन हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आते हैं, 8th क्लास से, 9th क्लास से, 10th क्लास से सॉल्यूशन बच्चा जानता है, लेकिन कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनको हम पढ़ते तो हैं लेकिन आगे बढ़ जाते हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं करते, और एग्जामिनर बड़ा तेज होता है, वो कई बार क्वेश्चन वहीं से देता है जहां से आप क्वेश्चन को बिना पढ़े या ओवरलुक करके वहां से निकल जाते हैं। तो क्या है, प्योर सब्सटेंस हुज कंपोजिशन मे बी अल्टर्ड विद इन सर्टेन लिमिट, यानी कंपोजिशन को उसको चेंज किया जा सकता है अप टू सर्टेन लिमिट। मान लो शुगर के सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर आपने, शुगर सॉल्यूशन में वाटर के अंदर आपने 1 टीस्पून शुगर डाला, डिसॉल्व कर दिया, एक सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया। अब आप क्या ऐसा नहीं कर सकते कि इसके अंदर दूसरा टीस्पून डाल दें या दूसरा चम्मच इसके अंदर शुगर डाल दें? यस, यू कैन डू। आप उसको डिसॉल्व करिए, तो अगर अब आपका कंपोजिशन सॉल्यूशन का क्या हो गया, अब आपका चेंज हो गया, यानी एक सर्टेन लिमिट तक आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी सॉल्यूशन की, होमोजीनस होता है। होमोजीनस का मतलब जिनकी फिजिकल स्टेट क्या हो आपके पास, दोनों होने चाहिए। गैस है तो गैस में गैस मिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। लिक्विड है, लिक्विड में सॉलिड तो डाल दे, लेकिन सॉलिड आपको सेपरेट दिखाई नहीं देना चाहिए, वो मिक्स हो जाके उसमें फिजिकल स्टेट किसी एक की ही उसके अंदर दिखाई देनी चाहिए आपकी। अब देखिए इसमें ये जो पॉइंट है, यट रिटेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है। रिटेन करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी अगर आपने शुगर डाला पानी के अंदर तो ऐसा नहीं है कि शुगर पानी से केमिकली रिएक्ट कर जाएगा, एक इसका प्रोसेस उल्टा ये भी होता है कि आप फर्दर शुगर को उसमें से ऑब्टेन कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। तो इसका मतलब उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहा, वो अपनी बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनको रिटेन रखते हैं। मेड अप ऑफ टू पार्ट्स इसलिए कि बाइनरी सॉल्यूशन की हमारे सिलेबस में बात होती है, उसमें एक सॉल्यूट कहलाता है और एक सॉल्वेंट कहलाता है। बेसिकली सबसे बेसिक डेफिनेशन तो यही है हमारा कि अगर आपका देखिए द कंपोनेंट हैव सेम स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, सेम स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन है। सेम स्टेट का मतलब, मैं इस लाइन को जानबूझ के मैंने स्किप किया कि वन कंपोनेंट विच इज एक्सेस इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड अदर इज कॉल्ड सॉल्यूट। बेसिक लाइन आप ये याद रखें कि जो ज्यादा है अमाउंट में वो सॉल्वेंट और जो कम है वो सॉल्यूट। अच्छा, इससे ऊपर की अगर हम बात करें तो अब हम ये कहेंगे
कि वो कंपोनेंट जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कहलाती है वो सॉल्वेंट कहलाता है। आपने पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व किया, शुगर को डाला, अब शुगर को जब आपने डाला तो शुगर डिसॉल्व हो गया, दिखेगा क्या आपको? पानी दिखेगा ना, तो फिजिकल स्टेट क्या दिखाई दे रही है आपको? वाटर। तो इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन हो गया आपके पास? सॉल्वेंट कौन हो गया इसके अंदर? इसके अंदर सॉल्वेंट वाटर हो गया। ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया आपने, ठीक है ना, तो कंपोनेंट NaCl क्या हो गया आपका? सॉल्यूट, और पानी क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट हो गया आपके पास। कॉपर सल्फेट एक्वस, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल CaSO4.5H2O कैसा दिखाई देता है? सॉलिड दिखाई देता है। तो इसका मतलब इसके अंदर कंपोनेंट आपका फिजिकल स्टेट क्या हो गई? सॉलिड। और कॉपर सल्फेट क्या होता है? सॉलिड। वाटर तो सॉलिड नहीं होता, तो इसके अंदर अब सॉल्वेंट, वाटर नहीं, अब सॉल्वेंट कौन है इसके अंदर? कॉपर सल्फेट है। तो ये बात हमें थोड़ी सी इसमें याद रखनी है कि किसको हम सॉल्वेंट कहेंगे और किसको हम सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है ना। दो बातें आप याद रखेंगे, अमाउंट के बेसिस पे और फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो आप अमाउंट की बात करेंगे। भाई पियक्कड़ क्या करते हैं, जो पीने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? शुगर, उसमें इथेनॉल में, अल्कोहल में पानी डालते हैं। तो अब आप देखते हैं दोनों ही लिक्विड है, अब आप किसे सॉल्वेंट कहेंगे, किसे सॉल्यूट कहेंगे? तो अब जो अमाउंट में ज्यादा है उसे सॉल्वेंट कह देंगे और दूसरे को सॉल्यूट बोल देंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टी हमारा ये सॉल्यूशन की हमने डेफिनेशन बताई। इसमें से कई क्वेश्चन आपके बड़े सुंदर जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो बन सकते हैं, आपको उस पर फोकस करना है। अब बच्चों सॉल्यूशन के अंदर अब जो आते हैं, हमारा चैप्टर जो आएगा वो बेसिकली इसकी टर्म पे आएगा, कंसंट्रेशन टर्म पे आएगा। हमारे लिए जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बाइनरी सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होता है और सॉल्यूट हमारा चाहे तो सॉलिड हो सकता है चाहे लिक्विड हो सकता है। गैस वाला भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, देखिए उनकी कैटेगरी कैसे बनाई गई है, उसके बेसिस पे हम देख लेते हैं। देखिए ये कैटेगरी है हमारा। पहले हम यहां पे बात करें तो बच्चों देख रहे हैं कि इसके अंदर सॉल्वेंट कौन होगा हमारे पास। ये वाला जो है ये सारा दे रखा है आपको सॉल्वेंट का। गैस गैस गैस, तीनों गैस सॉल्वेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ऑब्वियस गैसियस सॉल्यूशन इसको बोलेंगे, होमोजीनस होना चाहिए। गैस में गैस मिला दिया, या ह्यूमिडिटी, देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है ये। गैस में लिक्विड डाल होता है, नहीं होता है, इतने परसेंट है और इतने परसेंट ह्यूमिडिटी है। आयोडीन सॉलिड होता है, एयर में डाल दिया तो हमारे पास सॉलिड क्या हो गया? गैस में। बेसिकली हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये तीन है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। गैस में लिक्विड डाला, ठीक है, ओके है, ठीक है। ऑक्सीजन इन वाटर, गैस को लिक्विड में डाला, कोई केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लिक्विड को लिक्विड में डाला तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड बहुत सारे। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि बेंजीन को डाल दो, इथेनॉल, बेंजीन को डाल दो टॉल्यूइन में, टॉल्यूइन को बेंजीन में डाल दो तो लिक्विड एंड लिक्विड हो जाएगा। सॉलिड को डाला किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने बताया शुगर पानी में डाल दो घुल जाएगा, ठीक है। नमक पानी में डाल दो, NaCl घुल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला सॉल्यूशन, ये सॉलिड सॉलिड सॉलिड, इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। गैस अगर सॉलिड में है, हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो जाती है पैलेडियम सरफेस के ऊपर, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन उसको बोलते हैं, तो ये गैस एड्सॉर्ब हो जाती है। लिक्विड सॉलिड के ऊपर, लिक्विड सॉल्वेंट आपका सॉलिड है, अमलगम मरकरी के साथ सॉल्यूशन को। और सॉलिड इन सॉलिड हमारा एलॉय, दो तरह के हो सकते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। एलॉय जो एग्जांपल है वो हमारा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सॉलिड के अंदर क्या होता है ना, इस तरीके से सॉलिड के अंदर एटम्स एक स्पेसिफिक नेट फ्रेमवर्क में लगे रहते हैं, और अगर उसी साइज का एटम हटा आके इसको हटा दे और इसकी जगह कोई दूसरा एटम लग जाए, सब्स्टिट्यूट कर दे उसको, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। हालांकि इसके अलावा एक और होता है सॉलिड सॉल्यूशन जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है ये जो स्पेस है ना इनके बीच में, इस स्पेस को इंटरस्टिशियल कहते हैं। यहां पे आके कोई एटम एंट्रैप हो जाए, जैसे आप देखते हैं ना स्टील होता है, कार्बन आके इसके अंदर क्या हो जाता है? एंट्रैप हो जाता है इंटरस्टिशियल साइड के अंदर। तो ऐसे सॉल्यूशन को इंटरस्टिशियल, बहुत डिटेल में इनके ऊपर हमारी बात, जितना मैंने बोला वो भी काफी है, वही बात है बस उतनी, ठीक है ना। लिक्विड सॉल्यूशन ये बेसिकली हमारे लिए इन पे सबसे ज्यादा हमारी बात आएगी। अब इसमें हम बात इसी के बेसिस पे हम आगे कर लेते हैं।
ठीक है, ये कैटेगरी थी जो हमने सॉल्यूशन की कैटेगरी। अब मेनली जो सॉल्यूशन है जो मैंने बताया आपको लिक्विड सॉल्यूशन, इनके बेसिकली हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अच्छा, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर एक टर्म और आता है हमारे पास, जो अभी मैं आपको इस साइड बाय साइड इसमें बता देते हैं। हम लिक्विड सॉल्यूशन स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं हम, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होता है ना, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। देखिए, अनसैचुरेटेड का मतलब सिंपल सा ये है कि आप भूखे हैं, आप खाना खाएंगे, आपको खाना दिया गया, आप खाना खाते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड का मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में और अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व कर सकते हैं, वो कहलाता है कौन सा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और डाल सकते हैं। सैचुरेटेड, खाते 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 आप कहते हैं ना सैचुरेट हो गया, मैं तो अब नहीं खा सकता, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप उसमें और सॉल्यूट का अमाउंट नहीं डाल सकते, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सुपर सैचुरेटेड, हाँ, सुपर सैचुरेटेड का मतलब यह है कि आपको बहुत अच्छी चीज लगी, मान लो आपके सामने मिठाई आ गई जो आपको पसंद, जो आपकी पसंद की चीज है, तो अब आप क्या करेंगे, आप उसे खाने की कोशिश जबरदस्ती करेंगे। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के, पेट में जगह करके, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के उसमें और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दें, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन उसके लिए हमको टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, अपने अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी उसको ले सकते हैं, हालांकि हमारे पास उसकी जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो आएगा हमारा कंसंट्रेशन टर्म से। कंसंट्रेशन टर्म के अंदर जो तो 3-4 कंसंट्रेशन टर्म है, उन पे बहुत क्वेश्चन आता है, और उनके आपस के कोरिलेशन के ऊपर, तो उसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं आप, ठीक है ना। देखिए, कंसंट्रेशन टर्म में जो पहला टर्म हमारे लिए आता है बच्चों, वो पहला टर्म आता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में भी बच्चों सबसे पहले और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है, मेरी बात ध्यान रखो, देखिए हर लैंग्वेज पे हर चीज पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना एग्जाम में, उन्हीं चीज पे आएगा जिन चीज पे हम ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं। ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। परसेंटेज वेट बाय वेट क्वेश्चन आता है। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और सॉल्यूशन का मास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। ए से हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर दें और बी से हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो ये होगा परसेंटेज बाय मास बाय मास। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बच्चों। अक्सर आसान क्वेश्चन जब गलत होता है ना तो दर्द देता है। अगर आपका एक टफ क्वेश्चन मान लो गलत हो गया तो आपको दुख भी नहीं होगा। अच्छा, इसलिए भी दुख नहीं होगा कि ये तो ज्यादातर बच्चों ने किया ही नहीं होगा, टफ क्वेश्चन है। हाँ, आसान क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो गया, इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले बेसिक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। और बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बेसिक चीज को छोड़ के ऊपर की चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो ना बेसिक हो पाता है ना उससे ऊपर लेवल की चीजें हो पाती हैं, और हम गलती कर बैठते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या आएगा, लेट से आपसे कहता है 2 ग्राम शुगर को हमने डिसॉल्व कर दिया 18 ग्राम वाटर में, 18 ग्राम वाटर, 2 ग्राम। एक बात तो सिंपल सी है कि आप यहाँ पे देख के बता कर सकते हैं कि शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्वेंट कौन है आपका, वाटर। वैसे भी अमाउंट में आपको ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, तो वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस। अक्सर बच्चे क्या करते हैं 18 से डिवाइड कर देते हैं, ये मिस्टेक अक्सर करते हैं बच्चे, ठीक है। और ऐसे नहीं कि वो जानते नहीं है, जल्दबाजी में मिस्टेक करते हैं वो। तो क्या होगा 2 + 18 × 100, 2 प्लस, ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे 2/20 × 100, 0 से 0 की सभा समाप्त, 2 से 2 की सभा समाप्त, तो कितना आ गया बच्चों, ये यहाँ पे हमारा आ गया ये 10%, इसको हटा देते हैं, ये आ गया 10%, वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट,
ठीक है, बात समझ में आती है नहीं? तो ये हो गया वेट बाय वेट। बिल्कुल इन द सेम वे वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। रिलेटिवली इस पे कम क्वेश्चन आता है, इस पे कम क्वेश्चन आएगा, वो ज्यादा नहीं दिखाई देगा। हाँ, वेट बाय वॉल्यूम पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। वेट बाय वॉल्यूम आपको पता चल रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जो दो प्रॉपर्टी है इन पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे इतना क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद जो कंसंट्रेशन टर्म आता है वो आता है बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कितना ग्राम आपने सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। आपसे सीधा पूछेगा, मास दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, या सॉल्वेंट का भी मास दे देगा, आपको डेंसिटी दे देगा। इन टर्म्स, इस टर्म में आपको क्वेश्चन दे सकता है आपको मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा भी नहीं आता, बहुत कम भी नहीं आता। मोलरिटी, मोलरिटी जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है? बट बच्चों इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है ना। मोलरिटी, मोलरिटी क्या क्वेश्चन होता है? मोलरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। आपने 4.9 ग्राम H2SO4 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, तो मोलरिटी क्या होगी? देखिए बेसिक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको बिना पेन यूज करे कर लेना है ऐसा क्वेश्चन। तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे 4.9 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय 98। H2SO4 का मोलर मास, कुछ के मोलर मास आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो ये जीरो यहाँ पे आ गया, ट्वाइस आ गया, तो कितना आ गया? 1/20। तो मोलरिटी कितना आ गया बच्चों? 1/20 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ जाएगा? 1/20.05 मोल पर लीटर, ये आ जाएगा आपका मोलरिटी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत सुंदर क्या आएगा आपको, मोलरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंट के रिलेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा। हमें ड्राइव करने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी स्मॉल, अगर एम है तो उसको कहते हैं मोलरिटी, अगर बी सबस्क्रिप्ट में लगा है तो उसको कहते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या कहते हैं इसको? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बच्चों इसके ऊपर आएगा, बहुत ज्यादा दिखाई देगा। वेट बाय वेट परसेंट टिप्स पे होना चाहिए, वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये होगा आपके पास मोलरिटी का फॉर्मूला एक। इसके बाद आता है मोलरिटी, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। याद रखना, यहां क्या था? मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, यहां क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बहुत आसान क्वेश्चन आएगा आपके पास। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे बना सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको देगा, कई बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे देगा तो डेंसिटी दे देगा वो आपको। तो डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके आप कर सकते हैं। डरना नहीं है, क्वेश्चन आसान ही आएगा बिल्कुल आपको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों, ये जो मोलरिटी किया और ये जो मोलरिटी किया मैंने, रिलेशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो मोलरिटी एंड मोलरिटी का रिलेशन हमारे पास क्या होगा, हमें लर्न कर लो, कुछ नहीं करना। बिना रिलेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लर्न कर लो सीधा, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन करना आपका आसान हो जाएगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और बच्चों आज के टाइम में तो कहीं भी एडमिशन लेना, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना बिना कंपटीशन के पॉसिबल नहीं। बीएससी में एडमिशन तक तो सीयूईटी से हो रहा है, बताओ। कुछ यूनिवर्सिटी छूटी हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी छुट्टी नहीं रहेंगी। तो आपको हर एग्जाम उसमें देना है। और आपको पता है बोर्ड ने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी प्रोपोर्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया है उसमें, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना है हमको, ठीक है। मोलरिटी और मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास बच्चों, 1000 इंटू मोलरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दिस इज द रिलेशन बाय विच यू कैन कैलकुलेट। एम, कैपिटल एम है मोलरिटी, याद रखना मोलरिटी। डी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसकी है ये, सॉल्यूशन की डेंसिटी है बच्चों, ये डेंसिटी सॉल्यूशन की, याद रखना।
ठीक है, और m भी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है आपका? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये भी याद रखना, मीनिंग याद रखना। कई बार बच्चों को फॉर्मूला याद होता है, मीनिंग में गड़बड़ कर जाते हैं, तो मीनिंग आप याद रखना। जिस चीज पे फोकस करके ध्यान से एक बार देख लोगे वो चीज आपको लर्न हो जाएगी। लाइफ में मूवी एक बार देखते हैं अंधेरे कमरे में बैठ के, होल लाइफ याद रहती है। दादा दादा बन जाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि भाई हमने एक बार ये मूवी देखी थी और उसमें ये सीन था। वो होती है आपकी प्रायोरिटी, वो होता है आपका फोकस। अगर आप फोकस करेंगे तो बात ब्रेन में बहुत ताकत है, बात आपकी एक बार में ही आपको लर्न हो जाएगी, कभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली होता हमारे साथ ये है कि चीजों पे, स्पेशली पढ़ाई के चक्कर में, हम उस चीज पे फोकस नहीं करते और सोचते हैं लेट इट बी, अब बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। नोटेड फॉर्म में तो है ही, और जो नोटेड फॉर्म में रहता है वो हमेशा नोटेड फॉर्म में ही रह जाता है, ब्रेन पे उतरता वो कभी भी नहीं है। क्लास का फायदा ये होता है कि जो आप देख रहे हैं वो अपने माइंड में फिक्स कर ले, उस टाइम पे ब्रेन सबसे ज्यादा वर्क करेगा आपका, अगर आप फोकस कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये बात क्या समझ में आई आपकी? मोलरिटी हमने बात कर दी। नॉर्मलिटी की बात अभी हम नहीं करेंगे, हालांकि आज से 5 साल पहले बड़ा वायलेंट टॉपिक था, नॉर्मलिटी पे क्वेश्चन भी खूब आते थे। थोड़ा थोड़ा ये साइड लाइन हो गया है, लेकिन जहां हमको जरूरत होगी इससे रिलेटेड हम चीजें आपको बताते जाएंगे। मोल फ्रैक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? मोल फ्रैक्शन मैं आपको बता देता हूं, इसको एक्स या काई बोल देते हैं, इसको टर्म ऐसे होता है, काई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2 कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है A+B, मोल्स A का Na और मोल्स B का Nb, A का Na, B का Nb। टोटल मोल्स कितने हो गए बच्चों? टोटल मोल्स सिंपल सी बात है Na + Nb हो जाएगा। नहीं, अब फ्रैक्शन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में हिस्सा, हिस्सा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा? ए के मोल्स का हिस्सा कितना है? Na डिवाइडेड बाई Na + Nb। बी का मोल फ्रैक्शन कितना है? Nb डिवाइडेड बाई Na + Nb। और दोनों के मोल्स अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो XA + XB = 1। टर्नरी सॉल्यूशन है, 3 कंपोनेंट का है, XA + XB + XC = 1 के बराबर होगा। ठीक है ना? एक तो क्वेश्चन आपका सीधा सीधा यहां से बनेगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर आपसे कहे क्वेश्चन, ये इसमें क्वेश्चन छोटा सा मैं आपको करा देता हूं। अगर आपसे ये बोलता है वो कि हमने हाइड्रोजन का और मीथेन का CH4, हाइड्रोजन और CH4 इक्वल मास ले लिया, तो बताओ मोल फ्रैक्शन बताओ दोनों का। देखो इक्वल मास, जब भी ऐसा केस आ जाए बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये कुछ दिया तो है नहीं, पूछ क्या रहा है निकम्मा। लेकिन आपको सोचना दिमाग से, इक्वल मास देने का मतलब क्या है? हर एक का मास कितना कर लो? x ग्राम और x ग्राम। तो मोल्स ऑफ ए कितने आ गए? मोल्स ऑफ ए से मतलब मेरा यहाँ पे है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए? x/2। और मोल्स ऑफ मीथेन कितने आ गए आपके? x/16। टोटल कितने आ गए? x/2 + x/16। निकाल सकते हैं? नहीं, बचपन वाली याद है, LCM ले लो, 16, 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना आ जाएगा? 8 + यहाँ आ गया आपका x, कितना आ जाएगा आपका? 9x/16 बन जाएगी बच्चों, बात नहीं। ये टोटल मोल्स हो गए। अगर आपसे अब कहे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन x/2 डिवाइडेड बाई 9x/16। जो भी कुछ काटम काटी मचा सकते हो मचा दो। तो s से x की सभा समाप्त। कितना हो गया आपके पास? ये ऊपर क्या चला गया आपके पास? ये आ गया आपके पास 9x/16 16/18। तो 2 से कर लो, 2 कितना हो गया? 8 और 9, 8/9 आ गया, 8/9 सिंपल है, 8/9 आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 कितना आ जाएगा? 1 - 8/9, तो कितना आ जाएगा? 1/9। दोनों को ऐड करो तो 1 आना चाहिए, और 1 ही आ रहा है ऑब्वियसली, यहाँ से 1 ही में से माइनस किया है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन हमारा बन जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन इससे भी अच्छा क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन इससे भी अच्छा आएगा कि जब हम 2 प्रॉपर्टी को, मैंने कहा था, मर्ज करते हैं, रिलेशन किस किस के बीच में, रिलेशन जरूर याद रखना। आपसे पूछेगा रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, बहुत क्वेश्चन आता है। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन,
सॉल्यूट का एक्स बी किसका है हमारा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, एक्स से किसका है हमारा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, याद रखना, ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट। तो हमारे पास मोलरिटी इज इक्वल टू होगा 1000 इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाई एम ए एक्स से। एक्स बी क्या था हमने बताया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और एक्स से क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और एक्स से प्लस एक्स बी किसके बराबर होगा बच्चों, हमारा 1 के बराबर तो होगा, जो हमने पहले भी बताया। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन पे ज्यादा आता है, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन पे थोड़ा कम आता है। वो भी रिलेशन मैं आपको बता देता हूं। मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू डेंसिटी इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाई एम ए एक्स से प्लस एम बी एक्स बी। ये रिलेशन आपका ये कम आता है, थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी अननेसेसरी का, तो कम क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा डेंसिटी भी है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है ये, ठीक है। 1000 इंटू डेंसिटी इंटू एक्स बी वो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का। और एम ए क्या है, मोलर मास, एम ए क्या है आपका, मोलर मास। मोलर मास किसका है बच्चों, यहाँ पे मोलर मास है सॉल्वेंट का। एम बी क्या है, मोलर मास है सॉल्यूट का। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का। तो ये 2-3 फॉर्मूले जो हैं, इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट ये है, इन पे भी हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो ये रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, स्ट्रेंथ बता दिया मैंने, मोलरिटी बता दिया, मोलरिटी बता दिया, नॉर्मलिटी को बाय नाउ स्किप किया है मैंने, मोल फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया। पार्ट्स पर मिलियन क्वेश्चन आ जाता है कई बार, लेकिन कम आता है। पार्ट मिलियन क्या होता है, 10 लाख। पार्ट पर मिलियन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मिलियन का भी यही फॉर्मूला होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, पीपीएम मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। 10⁻⁶, 10 की घात 6 मिलियन, मिलियन क्या होता है 10 की पावर 6। तो मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन इसी फॉर्म में इसके ऊपर आएगा। मैं अगली स्लाइड में आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं उसको आपको इसको बताता हूं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो होगी वो क्या होगी, देखिए इस टाइप का ये क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन करना, उसके बाद देखना। सॉल्यूशन भी इस पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके बाद आप देख सकते हो। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी 68% बाय मास, ये कितना दे दिया बच्चों हमें, 68% बाय मास नाइट्रिक एसिड दे दिया। एक्वस सॉल्यूशन है उसका। What would be the molarity such a sample of the acid if the density of the solution, डेंसिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इतना दे दिया। मोलरिटी बेटा अभी मैंने जस्ट बताया था, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट, ठीक है। फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सीधा फॉर्मूला आप लगाओगे, क्वेश्चन आएगा।